हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग जैव प्रोसेस का जो जैव प्रक्रम है यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। कल क्लास हमने स्वतंत्र तंत्र पढ़ा था, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज इसके प्रक्रिया पढ़ेंगे, प्रोसेस। तो आज का टॉपिक है, उधर को बंद कर देने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या प्रक्रिया है? तो श्वसन के 3 चरण हैं। कितने चरण श्वसन के हैं? आपको बताए थे ना कि यहाँ से नाक से श्वास आप लेते हैं। नाक सिर्फ एक रास्ता है, नाक का कोई योगदान नहीं है श्वसन प्रक्रिया में, है ना। नाक सिर्फ क्या बताइए, एक रास्ता है जाने का, अंदर में सारे सिस्टम होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं तरीका से। तो श्वसन के 3 चरण हैं। एक है बाह्य श्वसन, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक है गैस कणों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट आज का अपना है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसे कहते हो श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग। तू लोग जिसे कहते हो ना सांस लेना, एक्चुअली में वो सांस लेना मतलब यही है, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग है। वो जो तू जब समझ रहे हो, जिस चीज़ को अभी तक समझते आया है, वो श्वासोच्छ्वास है ना बात को, यानी कोई ब्रीथिंग है। ये क्या होती है? तो वायु नाक और फेफड़े के मध्य आदान प्रदान होती है। वायु किसके बीच में? नाक के बीच में। और यहाँ पर जो 2 लंग्स, आपने पास कितने लंग्स बताइए? 2 फेफड़ा है। तो वायु नाक और लंग्स फेफड़ा के बीच क्या होती है? आदान प्रदान, मूवमेंट होगा। नाक से फेफड़ा जाएगा वायु, फिर फेफड़ा से निकलेंगे, मतलब ऑक्सीजन आप लीजिएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। मतलब होती क्या समझिए। तो इस श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीथिंग, है ना बात को। तो ब्रीथिंग में क्या होती है? आप सांस लीजिएगा, सांस छोड़िएगा, नहीं समझ कहानी। श्वास लेना और श्वास क्या होगा? छोड़ना। इसमें अंतर ही पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। तो इस श्वास लेना को इनहेलेशन कहते हैं और श्वास छोड़ना इंग्लिश क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। कई लोग ये लिखेगा, कई जगह लिख देगा इसी को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि निश्वसन और निश्वसन। तो एक ही बात है, एक आदमी का 2 नाम। नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ये पढ़िएगा, कहीं ये पढ़िएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमने दोनों डाल देता कि कन्फ्यूजन का समस्या नहीं हो। और एग्जाम में 2 नाम अंतर भी आ जाती है, वो भी लिखवाएंगे हम, है ना कहानी। तो क्या होती है श्वास लेना या श्वास, जिसे इनहेलेशन कहते हैं इंग्लिश में। निश्वसन, देखिए यहाँ निश्वसन है, यहाँ नि हो गया, विसर्ग का फिर फर्क है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। इसमें क्या होती है? जब आप सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, वायुमंडल से, और वायुमंडल में 78.1% नाइट्रोजन। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पॉलिटेक्निक पूछ चुका है 2015 के एग्जामिनेशन में। नहीं समझ में आ रहा है? सांस लेने में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78% आप जो लेते हैं एटमॉस्फेयर में, ये मतलब वायुमंडल में जो गैस कंपोजिशन वो यही सारे हैं, वही हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। उसमें 78.1%, कोई लोग सिर्फ 78 भी कह देते हैं। अगर 78 कहेगा तो अगर 21 कह देगा। एग्जैक्ट 78.1 है और एग्जैक्ट 20 पॉइंट कितना है? 9 है। रैंडम फिगर बुक में 21%, ठीक है, मतलब 0.1 नेशन कहानी। तो 78.1 नाइट्रोजन, इतना परसेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो हम लोग इतना ये सब लेते हैं और सारे अंदर नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? 78.1% नाइट्रोजन लिया और उतना ही क्या किया होना चाहिए, फिर छोड़ दिया। श्वास छोड़ना में उतना ही क्या कर दिए, अंदर में कुछ नहीं होता है नाइट्रोजन का, जितना लिया उतना आप छोड़ देते हैं। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पढ़िए, ऑक्सीजन पढ़िए, 20.9% ऑक्सीजन हमने लिया। 20.9% क्या किया हमने, और छोड़ा कितना? 16% लगभग। इसको 21 मान लीजिए, तो 16 4 20, 21, लगभग 4 से अधिक, समझ रहे ना बात को। तो 20.9 यानी कि 21% ऑक्सीजन हमने लिया और 16% ऑक्सीजन क्या किया हमने? छोड़ दिया है ना बात को। यहाँ सिर्फ लिखा है 78.1, मतलब समझना नाइट्रोजन, यहाँ समझना ऑक्सीजन, यहाँ क्या समझना, शायद नहीं लिखा हमने है, कोई बात नहीं है। तो नोटबुक में डाल लेना ऐसे करके, नाइट्रोजन 78% डाल लेना, ऑक्सीजन डाल लेना कितना परसेंट, ऐसे करके, है ना बात को, समझ रहे बात को। तो वही बात है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड में लिया और छोड़ा कितना है? 3.4%, 3 से 4%, 3 से 4% के बीच में हम लोग करते हैं। इसीलिए आप लोग को बचपन में कहा जाता होगा कि श्वास लेने में लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, छोड़ते कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं सिखाया जाता है। आप देख सकते हो 20.9% लिया लेकिन निकाला कितना? 4%, 16% ही निकाला, अंदर में यूज हो गए ना बाकी। इसीलिए कहते हैं श्वास लेने में कौन गैस लेते हैं आप लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए 0.03% है, अब इतना छोड़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ये है निश्वसन और निश्वसन, इंस्पायरेशन, और ये क्या बताइए? एक्सपायरेशन है। तो सांस लेने का ये कंपोजिशन है और छोड़ने की ये कंपोजिशन है। एग्जाम अंतर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा, है ना बातें। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या होती है?
कहता है गैस फेफड़ा और कोशिका में गति करती है। किस में गति करेगा? आप यही सब चीज़ गैसें है ना, यही सारी चीज़ गैस हैं। ये जो गैस आप अंदर लेते हो तो गैस फेफड़ा मतलब लंग्स, मानव में 2 लंग्स होते हैं, तो गैस फेफड़ा और कोशिका, कोशिका मतलब क्या होती है? सेल। इसमें क्या होता है? गति करती है। यानी कि फेफड़ा नाक से लीजिए फेफड़ा आ जाएगा, फेफड़ा के जो यूनिट होती है ना, इकाई, फंडामेंटल यूनिट जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई, वायुकुपिका कहा जाती है, और वहाँ से फिर जाएगी कहाँ में? कोशिका में, है ना बात को। तो गैस जो होती है फेफड़ा और कोशिका में क्या होती है बताइए? गति होती है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है। होता क्या वहाँ पर आखिर? कोशिका में गैस का होता क्या है समझो। संपूर्ण शरीर में O2 को हीमोग्लोबिन संचालित करता है। आपने कौन गैस लिया है बताइए? ऑक्सीजन लिया है ना। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है? खून को शुद्ध करने का काम करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। कल रिएक्शन में लिखा था हमने कि श्वसन में क्या रिएक्शन होती है, बताया होगा हमने आपको, है ना। तो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करती है? संचालित करती है। समझिए, संपूर्ण शरीर में यदि ऑक्सीजन आप लेना बंद कीजिएगा तो कहता ना आदमी मर जाते हैं, क्योंकि खून शुद्ध, बहुत सारा चीज़ रुक जाएंगे। तो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन तो आपने लिया और फिर शरीर में सब जगह पहुंचाता कौन है? कोई तो होगा ना पहुंचाने वाला। सब जगह कौन कौन सब पहुंचाते हैं? तो वो कौन व्यक्ति? वो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन को लेगा? क्या ऑक्सीजन है, चलो चलो सब जगह पहुँचा देते हैं तुझे। नहीं समझ मारा? और क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन मतलब जो पहुंचाता है किस में पहुंचाते हैं? डायरेक्ट नहीं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से H20 हीमोग्लोबिन अब बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन के फॉर्म नहीं घूमते हैं ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से, बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, सारी जगह पहुँचेंगे और आप पूरी ताज़ा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बात समझ कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम के लिए कितना रखना ध्यान में? एग्जाम इससे क्या क्वेश्चन आ सकती है? तो एग्जाम यही अंतर पूछेगा आपको, लेना और छोड़ना। अब जो लास्ट बताने वाला है इसमें है कोशिकीय श्वसन। ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत अति, जितना का जरूरत से अधिक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे आती है। फिर अंतर पढ़ेंगे, लिखिए इतना पहले। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कोशिकीय श्वसन, जिसे कहते हो सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होती है कोशिका के अंदर एक्चुअली में? देखिए, आपने ग्लूकोज लिया बाहर से, अरे खाना उना खाएंगे पाँचों ना का तो ग्लूकोज बनेगा ना उससे। तो ग्लूकोज में क्या होता है? 6 कार्बन अणु, फार्मूला C कल बताए थे हम। ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते होंगे, उसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ये कहाँ होगा क्रिया? ये कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव में होती है। अब इसमें क्या होती है समझिए, इससे बनेगा पायरुवेट। क्या बनती है? पहले समझ लीजिए, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट में क्या होते हैं? 3 वायु में अणु और प्लस क्या बनेगा? ऊर्जा। पायरुवेट में क्या बनेंगे? 3 वायु में अणु आएगा समझ में, 3 वायु में अणु और प्लस ऊर्जा। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में यहाँ पर, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, 2 बात होता। एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक होता है ऑक्सीजन का अभाव, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। कितने बात होती है मुझे बताइए? आपका काम की यही है चारे, है ना बात को। एक केस होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही सारे रिएक्शन। तब क्या होगा? ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, तब क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेंगे, तब क्या होगा? यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये काम हो रहे हैं, ये सारे काम किस में हो रहे हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ये कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है, जिसे फर्मेंटेशन किण्वन कहते हैं ना। शराब जो बनती है, एकदम क्वेश्चन पूछ देगा किण्वन क्या होती है, वही है शराब वाला कहानी है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, शराब ही है वो। C2H5OH फार्मूला पढ़ाएंगे, आएगा केमिस्ट्री में तब यूनिट 4 में, है ना बात को। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होता है बताइए? ईस्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होगा? ये मतलब ये क्या लिखा है? भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज टूटते हैं, अरे ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तब ना ऊर्जा मिलेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ऊर्जा मिलेगा। तो ग्लूकोज बदलता है पायरुवेट में, और कहाँ पर तक? कोशिका द्रव में। धीरे धीरे लगेगा। ग्लूकोज बदलेगा किसमें बताइए? पायरुवेट में। कहाँ पर तक? कोशिका द्रव में। अब कहेगा ऑक्सीजन नहीं होगा तब, तो कहेंगे वो शराब वाला काम हो गया। शराब कैसे बनाए जाते हैं? जिसे फर्मेंटेशन किण्वन कहा जाता है। तो उसमें बनते क्या हैं? इथेनॉल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। आप ही कहते हो हमारा से कोई टक्कर ले सकता, मिट्टी मिला देंगे हम, कहता है ना जी। यही कहानी है, आ रहे ना समझ में। तो कई चीज़ से शराब बनती है। 12th में पढ़िएगा कितना कितना परसेंटेज किस में होती आता है अभी एग्जाम में। अच्छा, कहेगा ऑक्सीजन का अभाव होगा तब कैसे? कहता है हमारी पेशी कोशिका में जब आप दौड़ते हैं ना, जब आप क्या होते हैं? दौड़ते हैं, तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक में बदलता है। पायरुविक अम्ल किस में बदलेगा बोलिए?
लैक्टिक अम्ल में। इसे पायरुवेट या पायरुविक अम्ल यहाँ पर लिख सकते थे, वो भी लिख सकते थे, वो भी सही था। तो पायरुविक अम्ल बनता है किस होते हैं? लैक्टिक अम्ल में। किसे बदल चुका है ये? लैक्टिक अम्ल में। तो मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होने पर थकान महसूस होती है। किसे बताइए? जब आप दौड़ते हैं ना उस समय ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई होता है, नहीं देखते हो सांस फूलने लगता है ना, करते ऐसे करके सांस फूलता है ना जी। जब हम दौड़ते हैं तो तेज़ी से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाती है, वही वाला ये केस है। यानी कि हमारी पेशी कोशिका में, इसमें मांसपेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव होगा तो आपसे ग्लूकोज जो आपके शरीर में स्टोर है ना, वो किससे बदल जाता है बताइए? लैक्टिक अम्ल में। किससे कन्वर्ट हो जाएगा? इतना रखिए ध्यान, जो पॉइंट हम बता रहे हैं, लैक्टिक अम्ल बदलेगा। और क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा आपको, 3 कार्बन अणु वाले ऊर्जा मिलेंगे। उन रखने ध्यान में कितना कार्बन अणु, सीधे रखिए लैक्टिक अम्ल मिलेगा। क्या बनेगा बताइए? लैक्टिक अम्ल मिलेगा, है ना बात को। अच्छा, अब कहिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में ही क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो कहाँ पर होगा बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा? ऊर्जा, जो कल बना भी था, यही ना कल बना था। ये कहानी है, मतलब कहने का है, समझिए। ग्लूकोज बदलेगा पायरुवेट में। अब पायरुवेट फिर आगे कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट फिर क्या होते हैं? आगे कन्वर्ट होते हैं। तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव में तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें बताइए? पायरुवेट में। अब पायरुवेट का फिर 3 केस हो गया। कितने केस हो बताइए? किसमें कब बदलेगा? तो कंडीशन ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे तब ये बात खला कहाँ होगा? कहेंगे ईस्ट में होगा। कहेगा किसमें बदलेगा तब? ग्लूकोज। तो कहेंगे बदल जाएगा इथेनॉल में। समझ में आ रहा है कहानी? कहेगा सर ऑक्सीजन अभाव रहेगा तब दौड़ेंगे, तब कहेंगे इलेक्ट्रिक अम्ल में बदलेगा। किसमें बदलेगा बताइए? कहेगा पूरा ऑक्सीजन रहेगा तब कहेंगे तब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाहते हैं? अरे नहीं समझ में आ रहा है? ये बातें होती है और कुछ खास नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ देगा, मांसपेशी में आप दौड़ते हैं, थकान महसूस होती है ना आपको? जब आप दौड़ते हो तो आपको क्या महसूस होती है? थकान, थक बहुत गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाती है। लैक्टिक अम्ल बना है ना, ये मांसपेशी में क्या होती है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाती है। और फिर कहते तनी गर्म पानी से अगर अथी करो, कपड़ा भिजा करके करो, तो फिर सब जगह फिर स्वस्थ हो जाती हो। तो यही लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में जमा हो जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होती है? थकान महसूस होती है। 10वां के लिए उतना ही सब नहीं है जरूरी, ठीक है। अंतर पूछेगा उसमें से वायवीय और अवायवीय श्वसन अंतर पूछ देता है इस क्वेश्चन इसी चार्ट से, वो ऐसे भी रोड रट लेता है। ये आपको आगे खौफ कम देगा। कंपटीशन का जब क्वेश्चन करिएगा तो समझ में बदले पूछेगा कि ग्लूकोज बदलेगा फलनामा कंडीशन दे करके, मतलब ये शर्त दे के पूछेगा किससे बदलेगा? 3 गो केस है, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। 3 केस है ना। तो आप ये बदलता है इस तीनों में, कंडीशन पूछ कर क्वेश्चन पूछेगा। यही एग्जाम में तरीका है पूछने का एग्जामिनर का। आइडिया लग गया होगा, सुनो करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार होते हैं बताइए? 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। क्या होती है वायवीय श्वसन? क्या होंगे? भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होगा। मतलब भोजन का जो होगा ना ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में होगा? भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होंगे? ऑक्सीकृत होता है। इसमें भोजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत होगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन रहेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेंगे। यही ध्यान कर, एग्जाम आएगा अंतर दोनों में, जो लिखा आपके सामने, ये अंतर एग्जाम पूछ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वायवीय को कहते हैं एग्जाम में, वायवीय कहेगा या ऑक्सी कहेगा, दोनों एक ही बात है ना। तो घबराना नहीं, वायवीय अब चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं ना, इसीलिए इसे ऑक्सी कह दिया। ये होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसे क्या कह दिया हमने? अनऑक्सी कह दिया। तो कहेगा ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी अंतर कहिए। काफी में तोरा लिखा जाएगा वायवीय और तो अवायवीय अंतर, तू कहेगा ये कहाँ पढ़ाए थे? अब वही चीज़, इसे दोनों नाम लिखे है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों नाम से पूछ चुका है तो फंस सकते हो। तो वायवीय कहिए या ऑक्सी कहिए, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होंगे, ये ऑक्सीजन की क्या अनुपस्थिति में, उल्टा। अच्छा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, मतलब पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और चार्ट में देखो, जब ये को चार्ट इसलिए बनाया था, इसी को टॉपिक समझने के लिए चार्ट बनाया होगा, उसमें ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन हुआ है। ऑक्सीजन के इसमें क्या है बताइए? पूर्ण विखंडन हुआ। आप चार्ट देखो, उसमें से देखो, उसमें ऑक्सीजन की जिसमें उपस्थिति में हुआ है ना जी, उसमें क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बने हैं? ऊर्जा बना है। वही बात इसमें कहबो किया, वही बोला लास्ट के चार्ट में देखो, तीसरा लाइन में वो जो बनाए थे उसमें लिखा होगा। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और यह कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पर होगा? चार्ट में जो लास्ट वाला पॉइंट से देखिए, वही बोला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बायोलॉजी में 9th में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, ये सब चीज़ क्या होती है, 9th का पार्ट ये सब है। अच्छा, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्या बनते हैं? जल। चार्ट बना था ना, मतलब उसी को ऐसे एग्जाम ऐसे पूछता है, डायरेक्ट चार्ट नहीं पूछेगी आपसे। तो मैंने दोनों पढ़ा दिया आपको, वो भी और ये भी,
इसमें पढ़िए, इसमें अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो इसमें ग्लूकोज का क्या होता था, ये ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन या आंशिक विखंडन, मतलब पूरा पूरी ग्लूकोज इसमें नहीं टूटते हैं। आप देख लीजिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किन बना होगा, इथेनॉल बना है, उसमें बना है ना जी, ये ईस्ट में होता है। अच्छा, ग्लूकोज का होगा अपूर्ण विखंडन यानी कि आंशिक विखंडन, पार्शली डिकम्पोजिशन होगा। यह केवल कोशिका द्रव में होती है, ये केवल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हालांकि ये कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, आपको याद करने में आसानी हो, कहीं देखिएगा तो भी मिल जाएगा, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, याद रखना, एक रखो याद क्योंकि उतना याद भी नहीं रहता है। तो यह केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है, इसलिए यहाँ केवल वर्ड लग गया है, क्यों केवल वर्ड लगा है, समझ में आ गया कहानी। अच्छा, इसमें अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, CO2 तथा इथेनॉल, ऊपर वाला देखो उसमें चार्ट में बना है। इसमें अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, इथेनॉल और CO2 है, इथेनॉल CO2 अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें पढ़ लिया आपने, मतलब उसी को चार्ट बना क्या किया हमने, लिख दिया है, एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, अब मिल जाएगा फिर जो भी नंबर का क्वेश्चन हो। इसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो रहा है ना, ग्लूकोज पूरा पूरी टूट रहे हैं, तो ग्लूकोज पूरा पूरी टूट रहे हैं तो पूर्ण अधिक मात्रा में क्या मिलेंगे आपको, ऊर्जा मिलेंगे। और ऊर्जा मिलता है ATP के फॉर्म में, किसके फॉर्म में मिलेगा, ATP की फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म पूछता है, A से एडिनोसिन और T से ट्राई, P से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, कल लिखवा देंगे हम, क्या अभी बाद में लिखवा देते हैं, याद करना है ना। और इसमें कितना ATP ऊर्जा बना है, इसमें पूछेगा, YBA में तो कहना 38 ATP, कितना कहेंगे हम लोग, 38 ATP ऊर्जा बनती है, समझे ना कहानी। इसमें चूँकि पूरा पूरी ग्लूकोज का विखंडन नहीं हुआ है, तो जिस वजह से इसके फलस्वरूप कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और कितना प्राप्त पूछेगा तो कर देना 2 ATP, एक ग्लूकोज में कितना ATP मिलेगा, टूटने पर 2 ATP मिलेगा। और इसमें एक ग्लूकोज टूटेगा कितना मिलेगा, 38 ATP, क्योंकि यहाँ पूरा ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर आंशिक ब्रेकडाउन हुआ है, समझ में आ गया होगा, चार्ट से कहानी है, नहीं समझने बात को। ATP फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कल लिखवा देंगे। और व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेती है, कितना मिनट में, प्रति मिनट सांस लेने की दर है ये, कल इसके बारे में चर्चा होगा। और NCERT में देखोगे उसमें लिखा है 1 मिनट में 15 से कितना लेती है, 18 बार, ऐसे जनरली मतलब ठीक है, 15-18 बार सरकारी डाटा है बुक का, जनरली लोग पढ़ाते हैं 12 से 16, सरकारी डाटा कहता है 15 से 18 बार सांस लेते हो 1 मिनट में। कितने मिनट में बताओ, एक दिन गिन के देख लेना, नॉर्मली जो होते हैं हम लोग, है ना बात को। और इस प्रकार बात करेंगे हम लोग कल के क्लास में, आगे देखेंगे क्या बताते हैं। नेशनल कहानी, किसमें हृदय कोष्ठक कितना होती है पूछता है ना, अलग अलग प्रजाति में, और कौन प्रजाति किस अंग से सांस लेता है, ये भी पूछेगा। श्वसन और एक है दूसरा अंतर एक और बताएंगे, वो सब आगे क्वेश्चन आते हैं, नोट करिए इसको, वो तो फिक्स है क्वेश्चन नहीं भी करेगा 5 नंबर का।